नए टॉपिक की ओर, लाल लालियों, गरीबी की ओर। गरीबी को समझने की कोशिश करते हैं कि गरीबी होती क्या है। हम गरीबी की बात पर फोकस कर रहे हैं। गरीबी की सामान्य परिभाषा पर आते हैं। गरीबी उन वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति का अभाव है जो व्यक्ति और उसके परिवार के स्वास्थ्य और कुशलता को बनाए रखने में आवश्यक है। एक सामान्य परिभाषा है। गरीबी क्या है? तो किसी व्यक्ति के जीवन में उन वस्तुओं की कमी जो उसके अपने विकास और परिवार के विकास के लिए जरूरी थी, इनका अभाव गरीबी कहलाता है। इनका अभाव गरीबी कहलाता है। गरीबी निम्नतम जीवन यापन स्तर करने की असमर्थता है, यानी जब निम्नतम जीवन यापन स्तर भी प्राप्त नहीं किया जा सके तो उसे गरीबी कहेंगे। ये वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट की परिभाषा है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कहता है कि भाई गरीबी क्या है? गरीबी कमी नहीं है भाई, मिनिमम चीजें उसको जो चाहिए थी, जो एक मिनिमम लाइफ स्टैंडर्ड चाहिए था, वो मिनिमम लाइफ स्टैंडर्ड भी उसको नहीं मिल पा रहा है, उसे हम गरीबी कहेंगे। और वर्ल्ड बैंक क्या कहता है? वर्ल्ड बैंक कहता है कि वह व्यक्ति जिसकी प्रतिदिन की आय 1.90 अमेरिकी डॉलर से कम है, वह गरीब है। वर्ल्ड बैंक कहता है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति विश्व का जिसकी आय 1.90 अमेरिकी डॉलर से कम होगी, वो गरीब होगा। हम कहते हैं कि गरीबी का मतलब है मूलभूत आवश्यकताओं की कमी। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कहता है कि न्यूनतम जीवन यापन का स्तर भी नहीं मिल सके, और वर्ल्ड बैंक कहता है कि 1.90 अमेरिकी डॉलर से भी कम पैसा जहां मिल जाए वह गरीब कहलाएगा। हमारे देश में योजना आयोग का विशेष समूह बना था 1962 में। उसने ग्रामीण क्षेत्र में 20 रुपए प्रति व्यक्ति मासिक आय की बात कही थी, मासिक व्यय आय, बहुत पुराने टाइम का डाटा ये। और शहरी क्षेत्र में 25 रुपए प्रति व्यक्ति मासिक आय। अब केवल एक इतिहास मात्र है। वीएम और एन रथ दांडेकर फार्मूला भी कहते हैं, एन रथ दांडेकर फार्मूला। 1971 में गरीबी की परिभाषा आई थी। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्र में प्रतिदिन 2250 कैलोरी प्राप्त करने के लिए आवश्यक धनराशि। ये देखना जरा कितनी गंदी परिभाषा है ये। 2250 कैलोरी वाला भोजन प्राप्त करने के लिए जितना पैसा चाहिए, अगर उतना पैसा भी ना हो तो वो गरीब कहलाएगा। मैंने कहा वो गरीब नहीं, वो भूखा कहलाएगा। भूखमरी गरीबी का सबसे अंतिम पड़ाव है। मतलब हम लोगों ने गरीबी नहीं मापी, गरीबी का सबसे निचला। भाई मुझे एक बात बताओ, एक व्यक्ति को 2 वक्त की रोटी मिल रही है तो क्या वो अमीर मान लिया जाए? क्या एक व्यक्ति को पर्याप्त रूप से 2250 कैलोरी प्रतिदिन मिल रही है तो वो अमीर हो गया? क्या उसकी कपड़ों की आवश्यकता नहीं है? क्या उसकी शिक्षा की आवश्यकता नहीं? क्या उसके स्वास्थ्य सुविधाओं की आवश्यकता नहीं है? क्या उसके संचार साधनों की आवश्यकता नहीं है? क्या उसे अन्य जीवन की आवश्यकताएं नहीं पड़ेगी? तो ये गंदा फार्मूला दिया था इन महान अर्थशास्त्रियों ने। 2250 कैलोरी, सोच पर भी मुझे सवाल खड़ा होता है कि क्या सोचा होगा। 2250 कैलोरी अगर नहीं मिल पा रही तो गरीब है? मतलब जिसको 2 वक्त की रोटी मिले वो अमीर है इस भारत का। बहुत अद्भुत सी परिभाषा है, बहुत अद्भुत सी। फिर अलग समिति आई थी 1979। ग्रामीण क्षेत्र में 49 रुपीज प्रति व्यक्ति मासिक आय और शहरी क्षेत्र में 56.64 रुपीज प्रति व्यक्ति मासिक आय। अलग समिति, केवल इतिहास मात्र है अभी। फिर लकड़वाला समिति 1989 में बनी थी। प्रत्येक राज्य के लिए अलग अलग गरीबी रेखा की बात उन्होंने कही। 1989 में उन्होंने कहा कि 205 रुपए प्रति व्यक्ति मासिक आय, शहरी क्षेत्र में 281 रुपए प्रति व्यक्ति मासिक आय। अब हमें क्या याद रखना है? हमें इन महोदय को याद रखना है। 2009 में सुरेश तेंदुलकर समिति कहती है कि प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग को आधार बनाइए, भोजन को आधार मत बनाइए। वो आदमी कितना खर्च कर पा रहा है, यदि वो उससे कम खर्च कर रहा है तो वो गरीब है, और अगर वो उससे ज्यादा खर्च कर रहा है तो वह गरीब नहीं माना जाए। इन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्र में 1000 रुपए प्रति व्यक्ति अर्थात 33 रुपए प्रतिदिन, और ग्रामीण क्षेत्र के लिए 816 रुपए प्रति माह 27 रुपए प्रति दिन से कम खर्च करने वाले लोग गरीब है। खर्च की बात है, कमाई की बात नहीं लाल लाली हुई। ये इनकम की बात नहीं है। इतना खर्च एक व्यक्ति अगर नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब वो गरीब है। ये गरीब है। गरीब कौन है? सुरेश तेंदुलकर सचिन तेंदुलकर के परिवार से नहीं है, ऐसा नहीं है। क्या है कि हमने तेंदुलकर जब भी नाम सुना है तो सचिन का नाम सुना है, इसलिए तेंदुलकर परिवार ऐसा लगता है कि सचिन का ही है, तो ऐसा नहीं है। तेंदुलकर जाति के कई सारे मनुष्य इस पृथ्वी पर जीवन यापन करते हैं। तो इधर ध्यान देना, जैसे महात्मा गांधी, जैसी कोई सरनेम गांधी लगा देता था। जब तक मैंने यूपीएससी की तैयारी नहीं की थी, मुझे बताना कि क्या आपके साथ भी ऐसा होता था क्या। एक्चुअली 2005 की बात है। हमारे शहर में एक व्यक्ति मुझे मिला और उसने उसका नाम बताया कि मेरा नाम है, मतलब उसका जो एक्चुअल नाम था योगेश गांधी। तो मैंने उसको सीधा सवाल पूछा, मतलब आप महात्मा गांधी के परिवार से जुड़े हैं? बोले ऐसा नहीं है। क्या गांधी एक ही थोड़ी थे, वो तो एक परिवार था। तो मैं जब तैयारी नहीं की थी यूपीएससी की, या जब मैं इस दुनिया को इतना नहीं समझता था, जब तक मैंने 12वीं की पढ़ाई की थी, तो मुझे भी ऐसा लगता था कि जो भी गांधी मतलब वो महात्मा गांधी। तो अब कई लोगों को ऐसा लगता होगा अभी भी वर्तमान में, तो तेंदुलकर जी का नाम सुनते ही कई लोगों को लगता होगा मतलब सचिन तेंदुलकर, तो ऐसा नहीं है भाई। वो एक परिवार के एक सदस्य थे, उन्होंने अपना नाम कमा लिया, इसलिए लोगों को ऐसा लगता है जैसे बिस्किट कहा मतलब भारत में पार्ले जी हो जाता है, पर इसका मतलब ये थोड़ी कि हर बिस्किट पार्ले जी होता है। तो तेंदुलकर कहा मतलब सचिन तेंदुलकर ही नहीं होगा ना भाई, कई तेंदुलकर होंगे। गांधी कहा तो कई गांधी होंगे, अगर मोदी कहा तो कई मोदी होंगे। तो शायद अब आप बेहतर समझ पाए होंगे। तो ऐसा हमारे साथ होता था, शायद आपके साथ भी होता होगा। तो इन महोदय ने कहा कि कमाई नहीं। इन महोदय ने कहा कि कैलोरी वाली बात तो बकवास है बिल्कुल।
जो शहरों में 1000 रुपए प्रति माह खर्च ना कर सके और जो गांव में 816 रुपए प्रति माह खर्च ना कर सके वो गरीब होगा। आपको शायद याद ना हो, लेकिन 2008 में जब ये रिपोर्ट, 2009 में जब ये रिपोर्ट आई थी ना, 2010 में, तो संसद में चेक दिए थे विपक्ष वालों ने चेक फाड़ कर दिए थे 1000 रुपए के सरकारों को, और कहा था कि आपके एमपी से कहिएगा कि 1000 रुपए में पूरा अपना गुजर बसर कर ले। तो बहुत क्रिटिसाइज्म मिला था। आनंद फानन में, मतलब अभी अभी कमेटी भी कंप्लीट नहीं हुई थी, एक नई कमेटी बना दी गई थी, श्री रंगराजन कमेटी। उन्होंने कहा कि आप नई परिभाषा दो। तो यूपीएससी ने, जब मैंने मेंस लिखा था तो यूपीएससी ने एक सवाल पूछा था हमसे, यूपीएससी ने एक प्रश्न पूछा था हमसे जब हमने मेंस लिखा था, क्योंकि उस समय घटनाक्रम चर्चा में आया था 2010 में। तो यूपीएससी ने कहा था कि भारत में गरीबी से ज्यादा समस्या इस बात से है कि गरीब कौन है। मतलब गरीबी भारत में समस्या तब मानी जाएगी जब पहले पता तो चले कि गरीब कौन है। इसलिए गरीबी से ज्यादा बड़ी समस्या भारत में यह है कि पहले यह पता चले कि गरीब कौन है। इसलिए इसको लिखना था कि वास्तविक रूप में भारत में गरीबी के मापन के लिए किस तरीके के परिवर्तन हो रहे हैं और क्या चीजें हो रही है, यूपीएससी ने पूछा था। शहरी क्षेत्र में रंगराजन साहब ने कहा कि जो शहरी क्षेत्र में 1407 रुपए प्रति माह, 43 रुपए प्रतिदिन, और ग्रामीण क्षेत्र में 972 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति माह, अर्थात 32 रुपए प्रतिदिन से कम खर्च करने वाले लोग गरीब होंगे। तो हमारे देश में यही गरीबी की परिभाषा मानी जाती है, यही परिभाषा। 1407 कैसे याद रखोगे? सप्ताह के 7 दिन और उसका डबल 1407। और गांवों के लिए याद रखोगे 9, गांवों के लिए 9 ग्रह 9 गांव, तो 9 गांव और उसका 8 में मल्टीप्लाई, 9 8 72, तो 972 रटा होना चाहिए। लेकिन 1407 शहरी क्षेत्र के लिए, 972 ग्रामीण क्षेत्र के लिए। 1407 शहरी क्षेत्र के लिए, 972 ग्रामीण क्षेत्र के लिए। श्री रंगराजन की समिति 2012 में जो बता रही थी। तो इसका मतलब क्या है? इसका सिंपल सा मतलब यह है कि यह हमारे देश की गरीबी की परिभाषा है। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस एनएसओ 2019 में एनएसएसओ और सीएसओ के विलय से राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय का गठन हुआ। पहले हमारे देश में एनएसएसओ और सीएसओ 2 संस्थाएं थी, 2019 में उसे जोड़ दिया गया और अब उसका नाम है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। भारत में गरीबी का अनुमान 2019 से पहले यह निकालता था, क्योंकि अब तो ये दोनों जोड़ दिए गए तो अब यही निकालता है। एनएसएसओ की स्थापना 1950 में हुई थी और यह मंत्रालय है केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। अब इसका मंत्री जनरली किसी को याद नहीं रहता होगा, क्योंकि इसका मंत्री बनने वाले को बहुत अच्छा गणित आना चाहिए। भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण एनएसओ के द्वारा किया जाता है और इसमें नीति आयोग उसकी मदद करता है। हमारे यहां पर गरीबी के आंकड़े 2 तरीके से निकाले जाते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स पीरियड और मिक्स रेफरेंस पीरियड। क्या होता है ये यूनिफॉर्म रिसोर्स पीरियड? 1993-94 तक गरीबी रेखा का निर्धारण इसी के आधार पर होता था। लोगों से उनके 30 दिनों के उपभोग व्यय के बारे में पूछा जाता था। 1993 से पहले लोगों से पूछा जाता था कि वो गेहूं कितने में खरीद रहे हैं, चावल कितने में खरीद रहे हैं, आटा कितने में खरीद रहे हैं, दाल कितने में खरीद रहे हैं, सब्जी कितने में खरीद रहे हैं, दूध कितने में खरीद रहे हैं। तो जब आप नियमित रूप से क्या आपका कंजम्पशन है इसके आधार पर बात करेंगे तो यूनिफॉर्म रिसोर्स पीरियड एक्चुअली गरीबी के मापन को डाटा कलेक्ट करना पड़ता है, तब तो गरीबी का मापन होगा भारत में गरीब कितने हैं। तो यह मापन किया जाता था 93-94 तक यूआरपी के बेसिस पर। वर्तमान में जो एनएसओ है वो मिश्रित संदर्भ में इसको अपनाता है। 5 कम आवृत्ति वाली वस्तु के संबंध में पिछले 1 साल में लोगों के द्वारा किए गए व्यय के बारे में पूछा जाता है, जबकि शेष वस्तुओं के संबंध में 30 दिनों के उपभोग व्यय को शामिल करते हैं। अब क्या करते हैं भाई, कुछ चीजें तो ऐसी जो डेली लगती है, जैसे सब्जी हुआ, आटा हुआ, ये डेली लगता है, पर कुछ चीजें ऐसी भी तो है जो साल भर में 1 आध बार लगती है। कपड़े हो गए, जूते हो गए, या कुछ ऐसी चीजें जो 1 महीने 2 महीने में 1 आध बार लगती है। तो अब क्या होता है, मिक्स रेफरेंस पीरियड। अब डाटा जो कलेक्ट किया जाता है वो 2 तरीके की चीजों का, 5 ऐसी वस्तुएं जिनकी जरूरत साल भर में 1 आध बार पड़ती है, वो कितने में मिल रही है लोगों को, और जो डेली का प्रतिदिन का खाना पीना है वो कितने में मिल रहा है। अब उसके आधार पर गरीबी का मापन किया जाता है। तो 2 तरीके की चीजों के आधार पर गरीबी मापी जाती है, इसलिए इसको कहते हैं मिक्स रेफरेंस पीरियड। अब आते हैं जरा गरीबी के प्रकार पर, लेकिन उससे पहले मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूं। गरीबी की परिभाषा समझी हमने। सामान्य रूप से गरीबी का मतलब है न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट करती है कि न्यूनतम जीवन स्तर भी नहीं। वर्ल्ड बैंक कहती है कि $1.9 से कम का खर्च करने वाले लोग या कमाई करने वाले लोग। फिर हमने देखा सुरेश तेंदुलकर साहब को, और उसके बाद रंगराजन साहब ने कहा कि 1407 और 972 ये आपको फाइनली मानना पड़ेगा। फिर हमने कहा कि हमारे देश में डाटा कैसे कलेक्ट होता है, तो अब मिक्स रेफरेंस के आधार पर डाटा कलेक्शन होता है। कुछ 5 वस्तुएं हैं जिनके बारे में डाटा निकाला जाता है और साल 30 दिन के जितने भी आपके प्रतिदिन का उपभोग है उसका डाटा निकाला जाता है और सारी बातें क्लियर होती चली जाती हैं। अब गरीबी पर आइए। गरीबी 2 प्रकार की है, निरपेक्ष गरीबी और सापेक्षिक गरीबी। थोड़ा समझ लीजिए, ये जो गरीबी रेखा बनाई गई ना, ये गरीबी रेखा क्या है, ये जनसंख्या है। देख लो, इसे थोड़ा इमेजिन करना। हमने जो लोग हैं जिनकी इनकम ज्यादा कम है उसके आधार पर एक फोटो बनाया। देखना, इधर ध्यान देना, बड़ा मैं इमेजिनेशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूं कि बात समझ में आ जाए। जिन नागरिकों की आय जितनी है उसके आधार पर मैंने एक फोटोग्राफ बनाया है। कुछ लोगों को नीचे, कुछ लोगों को ऊपर बना रहा हूं मैं। जिन लोगों की आय कितनी है उसके आधार पर यह फोटोग्राफ बन रहा है।
और मैंने गरीबी की रेखा खींच दी, मैंने कहा कि इस रेखा के नीचे वाली जितने लोग हैं वो सब गरीब है और इसके ऊपर वाले लोगों को गरीब नहीं माना जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने जो कैलकुलेशन किया लाल लालियो वो निरपेक्ष गरीबी का है। निरपेक्ष गरीबी का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर डाटा तय कर दीजिए जिसके आधार पर यह तय किया जाएगा कि उससे ज्यादा आय होगी तो गरीब नहीं है, उससे कम आय होगी तो वो गरीब माना जाएगा। इसी को कहते हैं पावर्टी लाइन, इसी को कहते हैं पावर्टी लाइन, इसी को कहते हैं गरीबी रेखा। और इसके नीचे जो आ जाएगा उसे कहते हैं बीपीएल और इसके ऊपर जो आ जाएगा उसको कहते हैं एपीएल, बिलो पावर्टी लाइन और अबाउ पावर्टी लाइन। तो शायद आज आपको बीपीएल और एपीएल समझ में आ गया होगा कि ये जो बीपीएल और एपीएल शब्दों का उपयोग किया जाता था इसका मीनिंग क्या होता है, बीपीएल और एपीएल। तो बीपीएल और एपीएल की अगर हम बात करें तो ये एब्सोल्यूट पॉवर्टी को बताता है, ये निरपेक्ष गरीबी को बताता है, ये गरीबों के प्रतिशत को बताएगा, ये गरीबी के संख्याओं को बताएगा। लेकिन एक गरीबी ये भी तो है भाई, एक गरीबी ये भी तो हो सकती है कि कई सारे लोग ऊपर आ गए, कई सारे लोग नीचे भी आ गए, लेकिन किसी को ज्यादा तकलीफ है और किसी को कम तकलीफ है। कोई रिलेटिवली बहुत कमजोर है और कोई रिलेटिवली उतना कमजोर नहीं है। भले दोनों एपीएल में है, लेकिन क्या दोनों एपीएल बराबरी के हैं? भले दोनों बीपीएल में है, लेकिन क्या दोनों बीपीएल बराबरी के हैं? कोई ज्यादा बीपीएल होगा, कोई कम बीपीएल होगा। अगर ज्यादा कम की बात सीखनी है तो वहां हम निकालते हैं रिलेटिव पॉवर्टी, सापेक्षिक गरीबी। तो क्या ये जीवन भी क्लियर हुआ है? निरपेक्ष का मतलब है कि आप एक लाइन खींचकर बता दो कि उसके नीचे कितने हैं और उसके ऊपर कितने हैं, लेकिन सापेक्षिक गरीबी का मतलब होता है मेरे लाल लालियों कि वास्तविक रूप में सापेक्षिक गरीबी का अभिप्राय लिया जाएगा कि वहां कंपैरेटिवली एक व्यक्ति दूसरे की तुलना में ज्यादा है या कम है। निरपेक्ष गरीबी से अर्थ है उस न्यूनतम आय से है जिसकी एक परिवार के लिए आधारभूत न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु आवश्यकता होती है, जिसे वो परिवार जुटा पाने में असमर्थ है। मिनिमम रिसोर्स भी वो प्राप्त नहीं कर पा रहा है, न्यूनतम जीवन स्तर भी वो नहीं बना पा रहा है। निरपेक्ष गरीबी केवल ये बताता है कि एक तरीके से उसके पास संसाधन बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन सापेक्षिक गरीबी आय की असमानता के आधार पर परिभाषित किया जाता है। इसमें इस व्यक्ति की तुलना की जाती है कि देश में प्रति व्यक्ति आय कितनी है और देश में वास्तविक रूप में संसाधनों का संग्रहण किसके पास ज्यादा हो रहा है, वास्तविक रूप में रिलेटिवली क्या संसाधन बराबरी में बांटे जा पा रहे हैं या नहीं। सापेक्षिक गरीबी, निरपेक्ष गरीबी को मापने के लिए तो फार्मूले होते हैं। सापेक्षिक गरीबी को मापने के लिए दो तरीके हैं, एक तो लॉरेंज वक्र है और एक गिनी गुणांक है। आइए देखते हैं लॉरेंज वक्र। 1905 में मैक्स ओ लॉरेंज ने विकसित किया था। किसी देश के लोगों के बीच आय की विषमता को ज्ञात करते हैं, किसी लोगों के बीच आय की विषमता को ज्ञात करते इस वक्र का प्रत्येक बिंदु उन व्यक्तियों को प्रदर्शित करता है जो एक निश्चित आय के स्तर के नीचे जीवन यापन करते हैं। ध्यान से देखना, क्योंकि तुम्हारा मास्टर गणित भी पढ़ाता है तो गणित पढ़ाने के कारण तुम्हें इस कर्व को बहुत बढ़िया से बताएगा। इधर ध्यान से सुनना, अभी बिल्कुल जीरो से शुरुआत करते हुए मैं आपको अपनी मर्जी से पढ़ा रहा हूं, फिर इस महान चित्र को हम समझने की कोशिश करेंगे। यहां पर जनसंख्या का प्रतिशत है और यहां पर राष्ट्र की आय है। जिस देश में सभी लोग समान होते हैं वहां पर यह कर्व ऐसा आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि 10% लोगों के पास 10% राष्ट्र की आय होगी, 50% लोगों के पास 50% राष्ट्र की आय होगी, 100% या हम कहेंगे कि 90% लोगों के पास 90% राष्ट्र की आय होगी और 100% लोगों के पास 100% राष्ट्र की आय होगी। इसे कहते हैं आय का समान वितरण। पर ऐसा कभी होता नहीं, किसी भी देश में नहीं होता, क्योंकि हर देश में कुछ लोगों के पास संपत्ति ज्यादा और कुछ के पास संपत्ति कम होती है। रियली ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं। इसकी जगह पर यह चीज मिलती है। अब मैं अलग अलग पेन के माध्यम से अलग अलग राष्ट्र के बारे में तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा हूं, अलग अलग कंट्री का, ताकि मैं तुम्हें समझा सकूं। ये मान लेते हैं ये कंट्री ए है, ये कंट्री बी है, ये कंट्री सी है। तो देखना, इस कंट्री ए के लोग 50% लोगों को, कंट्री सी ए के 50% लोगों को 10% से थोड़ी सी ज्यादा आय मिल रही है। मतलब वहां की 50% आबादी ज्यादा से ज्यादा 20% कमाई प्राप्त कर पा रही है देश की। पर बी वाले लोगों पर तो गौर करो जरा, बी वाले तो और भी खराब सिचुएशन में हैं। बी के 50% लोगों को केवल और केवल 5% कमाई का हिस्सा मिल रहा है। देश की कमाई का 5% 50% लोगों के पास है। और सी वाले को देखो तो सही, कितना भयानक सिचुएशन है कि वहां पर 50% आबादी को देश का केवल 1% कमाई मिल रही है। मतलब कितना भयानक आय का वितरण है उस देश में, कितनी गरीबी है।
कुछ लोग पूरी तरह से गरीबी का जीवन जी रहे हैं और बचे हुए लोग, बची हुई आबादी बहुत अद्भुत रूप से पैसा कमा रही है। इस ग्राफ के जो नजदीक रहेगा, इस ग्राफ के जितना नजदीक रहेगा, हमें पता चलेगा कि उस देश में आय का वितरण अच्छा है, और जो उस लाइन से दूर जाएगा हमें पता चलेगा कि उस देश में आय का वितरण सही नहीं है। ध्यान से सुनना लाल लालियो, ये कर्व जितना ज्यादा दूर जाता जाएगा वही कर्व लॉरेंज कर्व कहलाएगा, वही लॉरेंज कर्व कहलाएगा, और जितना दूर जाएगा उतना ही ज्यादा देश में आय की विषमता होगी। अगर मुझे यूपीएससी का सवाल बनाने का मौका दिया जाए तो मैं 4 कंट्रियों का ग्राफ देकर पूछूं कि किस देश में सापेक्षिक गरीबी अधिक है या किस देश में आय की विषमता ज्यादा है। जरा कमेंट्स करना। अब आप बता सकते हैं कि इन एबीसी में से किस देश में आय की विषमता अधिक है, किस देश में लाल लालियो आय की विषमता अधिक है। हाँ बिल्कुल मिलेगा, रिकॉर्ड क्लास भी रहेगा, ये तो क्यों नहीं रहेगा, रिकॉर्ड क्लास भी रहेगा पूरी तरह से। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। फिर ऐसा ही एक और कैलकुलेशन किया जाता है जिसे कहते हैं गिनी गुणांक। एक और कैलकुलेशन किया जाता है जिसे कहते हैं गिनी गुणांक। 1912 में इटालियन सांख्यिकीविद कोरोडो गिनी ने गिनी गुणांक निकाला। लॉरेंज साहब की मदद से निकाला। 1905 में लॉरेंज साहब ने बात बताई, 7 साल में अपना दिमाग उस ग्राफ में लगाया और कोरोडो गिनी ने एक फार्मूला बनाया। आय में वितरण की विषमता को मापने की सबसे फेमस विधि है जिसमें हम देखते हैं कि आय की विषमता कैसे मापी जाएगी। तो गिनी गुणांक साहब ने क्या किया, अपना एक गुणांक बनाया अपने नाम पर। वैसे उन्होंने अपने नाम पर नहीं बनाया जाता, याद रखिएगा, कोई अपने नाम पर नहीं बनाता। बाद में लोग एक्चुअली उसे सम्मान देने के लिए अपना नाम, उनका नाम यूज करते हैं। देखो गिनी गुणांक क्या कहता है, गिनी गुणांक कहता है कि मान लो ये देश का वास्तविक ग्राफ है, ये देश का वास्तविक लॉरेंज कर्व है, लॉरेंज कर्व है, और ये आदर्श कर्व है, आदर्श लाइन है, आदर्श रेखा है। तो उनका कहना है कि इस एरिया को निकालो कि ये एरिया कितना है, इस एरिया को निकालो। तो हमने कहा ठीक है भाई, ए एरिया है उसका, और बोले टोटल एरिया देखो, टोटल एरिया कितना है, हमने कहा टोटल एरिया ए प्लस बी है, तो बोले ये गिनी गुणांक रहेगा। हमने कहा इससे क्या मिल जाएगा, बोले इससे तुम्हें डाटा मिलेगा। एग्जैक्टली, बोले कैसे, तो हमने कहा मान लो कि ये जो एरिया है वो 50 है और ये टोटल एरिया 100 का है, तो 50 बटे में 100, तो हमने कहा ठीक है भाई 0.5 आ गया गिनी गुणांक। अब सोचो कि एक और नया कंट्री पकड़ लो, एक और नया कंट्री पकड़ लो और उसका यहां तक का एरिया ले लो। अब एक और नई कंट्री ले ली मैंने, एक और नई कंट्री ले लेते हैं। अब सोचना जरा, एक और नई कंट्री, तो सर कल्पना करो कि यहां का एरिया निकाला मैंने, तो वो आया 20, यहां का एरिया 20 और टोटल एरिया 100 आ गया, तो उसका गिनी गुणांक 0.2 आया। फिर ये वाली कंट्री के लिए बनाया तो इसका एरिया निकाला, इसका एरिया 40 आया, मान लो नीचे 100, 0.4 आया। तो हमने कहा ठीक है भाई, जितना ज्यादा आपका गिनी गुणांक होता चला जाएगा आय की विषमता उतनी ही ज्यादा होगी। उस देश में सापेक्षिक गरीबी उतनी ज्यादा होगी, उस देश में रिलेटिव पॉवर्टी उतनी ज्यादा होगी, मतलब उस देश में अमीरी, उस देश में आय की समता उतनी कम होगी। फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, इस पॉइंट को नोट करेंगे सभी लोग। गिनी गुणांक का मान जितना ज्यादा होगा सापेक्षिक गरीबी उतनी अधिक होगी। गिनी गुणांक का मान जितना अधिक होगा, गिनी गुणांक का मान जितना अधिक होगा सापेक्षिक गरीबी उतनी ही अधिक होगी। अर्थात आय की असमानता, आय की समानता, असमानता नहीं, आय की समानता, आय की समानता उतनी ही कम होगी। क्या ये लाइन सभी को समझ में आ रही है? और समझनी मतलब केवल ऐसी नहीं कि ठीक है सर, समझ में ऐसी भी आ रही है कि अब हम किसी को समझा सकते हैं कि जहां लॉरेंज साहब बताना चाह रहे हैं कि आदर्श रेखा से जितनी दूरी बढ़ती जाएगी उतना ही सापेक्षिक गरीबी बढ़ती जाएगी, वही गिनी महोदय यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि संख्यात्मक रूप से भी इसको हम बता सकते हैं कि संख्यात्मक रूप से कितना मान ज्यादा और कम है। और ये लॉरेंज साहब और गिनी साहब कौन सी गरीबी बता रहे हैं? सापेक्षिक गरीबी। सापेक्षिक गरीबी क्या होती है? जो आय की विषमता के आधार पर निकाली जाती है, और सापेक्षिक गरीबी की जगह निरपेक्ष गरीबी, जो गरीबी रेखा के आधार पर ज्ञात की जाती है, उन्हें हम निरपेक्ष गरीबी का नाम दे देते हैं, निरपेक्ष गरीबी का नाम दे देते हैं। इंडिया गिनी गुणांक भारत का 0.387 था, भारत का गिनी गुणांक 0.387 था वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग, और टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल 2018-19 में आया था, भारत में 0.41 हो गया। जितना ज्यादा गिनी गुणांक आय की विषमता उतनी ज्यादा, इसका मीनिंग हुआ लाल लालियों की आय की विषमता भारत में और बढ़ रही है, आय की विषमता बढ़ रही है, अमीर और अमीर हो रहे हैं,
गरीब और गरीब हो रहे हैं, आय की विषमता बढ़ रही है, अमीर और अमीर हो रहे हैं और गरीब और गरीब होते चले जा रहे हैं। अगर इस डाटा के आधार पर हम चीजों को फाइंड आउट करें तो यह बात निकलकर सामने आ रही है कि हमारे देश में आय की विषमता बढ़ी है। वैसे एक ग्राफ और होता है, जरा मैं देखना चाहूंगा किसी को नाम याद आ रहा है क्या इस ग्राफ का? इस ग्राफ को किस महोदय के नाम पर कहते हैं जो ये बताते हैं कि आय की विषमता, देखना एक और ग्राफ है ये आय की विषमता और प्रति व्यक्ति आय पर बताता है कि जैसे जैसे पहले देश की आय बढ़ती है या नागरिकों की प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है तो पहले आय की विषमता बढ़ती है और एक समय के बाद देश की आय बढ़ने पर आय की विषमता कम होती है। पहले देश में आय की विषमता बढ़ेगी, फिर एक समय के बाद कम हो जाएगी। इन्हें वह विकासशील देश कहते हैं और इन्हें वह विकसित देश कहते हैं। किसी महोदय को नाम याद आ रहा है? कुजनेट्स, आदित्य प्रताप, कुजनेट्स का ग्राफ है ये लाल लालियो, कुजनेट्स का ग्राफ है ये, कुजनेट्स महोदय हैं, कुजनेट्स का ग्राफ है। लॉफर नहीं आते हैं, हवाबाजी बहुत करने वाले लोग हैं कमरे में। कुजनेट्स, यह कुजनेट्स का ग्राफ है। क्या बताना चाह रहे हैं महोदय? ये महोदय बताना चाहते हैं कि जब कोई विकासशील देश विकास करता है तो जैसे जैसे विकास होगा वैसे वैसे आय की विषमता बढ़ेगी, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब आय की विषमता कम होना शुरू होगी और जिस दिन ऐसा हुआ कि आय की विषमता कम होने लग जाएगी, समझ जाइएगा कि वह देश अब विकसित होने वाला है। तो इनका कहना है कि आय की विषमता आय के बढ़ने के साथ बढ़ती है, लेकिन एक समय के बाद आय की विषमता कम हो जाती है, एक समय के बाद आय की विषमता में कमी आती है, आय की विषमता कम होने लग जाती है। आइए एक और फेवरेट टॉपिक जो आपका बहुत जरूरी टॉपिक है और वो टॉपिक है अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। गरीबी के बाद अब अगले मुद्दे पर आते हैं जो एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर इशारा कर रहा है, जिसका नाम है बेरोजगारी। बेरोजगारी जो कि वर्तमान का बहुत ही ज्वलनशील मुद्दा है। आइए चीजों को समझिएगा। कार्यकारी जनसंख्या, वर्किंग पॉपुलेशन, ध्यान से सुनना मेरे लाल लालियों। पिछली बार जब मैंने पढ़ाया था तो कुछ गंदे लोगों ने कमेंट्स किए थे कि सर वर्किंग पॉपुलेशन की परिभाषा गलत है। कुछ लोगों ने कहा था कि सर 15 साल से 59 साल है, तो वो जो परिभाषा 15 से 59 है वो वर्किंग एज मानी जाती है, वर्किंग एज के लोग माने जाते हैं। पर हम अर्थव्यवस्था में जब वर्किंग पॉपुलेशन की बात करते हैं तो ये वाली परिभाषा उपयोग करते हैं। वो सामाजिक रूप में देखा जाता है, हम आर्थिक रूप में देखते हैं कि भाई लगभग आदमी काम करने की क्षमता, काम करने की योग्यता कब तक रखता है। इसलिए हमारी चीजों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने से पहले एक बार और ज्ञान की प्राप्ति कर लेना, ढूंढ लेना और उसके बाद फिर चीजों को देखना। आइए जरा ध्यान से देखते चलिएगा लाल लालियों, हम बातचीत करने जा रहे हैं एक अद्भुत चीज की ओर। कार्यकारी जनसंख्या, वर्किंग पॉपुलेशन। 15 से 64 का व्यक्ति, 15 उम्र से लेकर 15 साल से लेकर 64 साल का कोई भी व्यक्ति जो स्वस्थ होना चाहिए और कार्य करने की योग्यता और क्षमता उसके अंदर होनी चाहिए, कार्य करने की योग्यता और क्षमता उसके अंदर होनी चाहिए। यदि कार्य करने की योग्यता और क्षमता उसके अंदर है तो वह वर्किंग पॉपुलेशन का हिस्सा है। जरा कमेंट्स करिएगा मेरे वो लाल लाली जो इस समय क्लास देख रहे हैं, क्या आप वर्किंग पॉपुलेशन का हिस्सा है या नहीं? वर्किंग पॉपुलेशन का हिस्सा है। 15 से 64 वर्ष की आयु का कोई भी व्यक्ति जो स्वस्थ होगा, कार्य करने की योग्यता और क्षमता रखता होगा, वह वर्किंग पॉपुलेशन का हिस्सा होगा। हिंदी में कहे तो कार्यकारी जनसंख्या का वह हिस्सा माना जाएगा, कार्यकारी जनसंख्या का हिस्सा माना जाएगा। लेकिन यहीं पर ध्यान से सुनना, श्रम बल, लेबर फोर्स और यह है वर्क फोर्स, कार्यबल। ध्यान से सुनिएगा, 15 से 64 वर्ष की आयु का स्वस्थ व्यक्ति जो कार्य करने की योग्यता और क्षमता के साथ इच्छा भी रखता है। क्या आप लोग लेबर फोर्स में आएंगे? कई सारे लोग ऐसे होंगे जो कार्यकारी जनसंख्या में आते हैं लेकिन उनको काम करना ही नहीं है, वो काम करना ही नहीं चाहते हैं। तो हम कहेंगे लेबर फोर्स। लेबर फोर्स क्या है सर? लेबर फोर्स वो फोर्स है जो इच्छा है उसकी, काम करने का है उसके अंदर इच्छा, वो काम करना चाहता है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ लाल लालियों? इसका मीनिंग हुआ कि कुछ लोग अपनी मर्जी से भी बेरोजगार होते हैं, उन्हें कहते हैं स्वैच्छिक बेरोजगार। और मेरी कक्षा में अधिकतर लाल लाली स्वैच्छिक बेरोजगार हैं जो अभी पढ़ना चाहते हैं, अभी वो वर्किंग पॉपुलेशन का तो हिस्सा है लेकिन वो लेबर फोर्स का हिस्सा नहीं है, अभी वो काम करना नहीं चाहते हैं। ये वर्किंग पॉपुलेशन है और ये लेबर फोर्स है और ये वो लोग हैं जो काम अपनी मर्जी से अभी नहीं करना चाहते हैं, इसलिए ये स्वैच्छिक बेरोजगारियों को दर्शा रहे हैं। ये स्वैच्छिक बेरोजगार हैं, ये अपनी मर्जी से बेरोजगार हैं, इनको किसी का कोई दबाव नहीं है। अभी ये पढ़ना चाहते हैं, अभी डिग्री कंप्लीट करना चाहते हैं, आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं, अभी कुछ टेक्निकल नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं, अभी वो काम इसलिए नहीं करना चाहते हैं क्योंकि कुछ उन्हें करना है। कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो काम करना ही नहीं चाहते हैं, तो वो स्वैच्छिक रूप से बेरोजगार है। स्वैच्छिक रूप से ऐसे लोग जो 15 से 64 के हैं,
योग्यता भी है, क्षमता भी है, लेकिन काम नहीं करने की इच्छा है, वे स्वैच्छिक बेरोजगार है। तो वो लेबर फोर्स का हिस्सा नहीं है, वो श्रम बल का हिस्सा नहीं है, क्योंकि श्रम बल का हिस्सा बनने के लिए आपके अंदर इच्छा होनी चाहिए। श्रम बल का हिस्सा बनने के लिए आपके अंदर इच्छा होनी चाहिए कि आप काम करना चाहते हैं, आपके अंदर यह इच्छा होनी चाहिए कि आप चाहते हैं कि आपको काम मिले। तो यदि आपके पास इच्छा है, यदि आपके पास इच्छा है तो आप लेबर फोर्स के हैं, और यदि आपके पास इच्छा भी है और आपको रोजगार भी मिल जाए तो आप कहलाओगे वर्क फोर्स। यदि आपको रोजगार भी मिल जाए तो आप कहलाओगे वर्क फोर्स। मेरे लाल लालियों, वर्क पॉपुलेशन सबसे बड़ा ग्रुप है, उसमें से कुछ लोग काम करने की इच्छा नहीं चाहते हैं, जो इच्छा चाहते हैं उन्हें लेबर फोर्स कहा है मैंने। और इन इच्छाओं में जिसको रोजगार मिल जाए, जिनको रोजगार मिल गया है, हम उन्हें कहेंगे कि वो वर्क फोर्स हैं। इसका मतलब यही लोग चिंता का विषय हैं। ये वे लोग हैं जिन्हें हम बेरोजगार कहेंगे। हम कहेंगे कि इनके अंदर इच्छा है, ये काम भी करना चाहते हैं, लेकिन इनको कोई काम नहीं दे रहा है। ये लोग कहलाएंगे बेरोजगार। ये लोग हैं बेरोजगार, यही लोगों की चिंता है। ये बदमाश लोग हैं जो अपनी मर्जी से बेरोजगार हैं। ये वो बदमाश लोग हैं जो अपनी मर्जी से बेरोजगार हैं, जिन्हें स्वैच्छिक बेरोजगार कहेंगे। तो श्रम बल के अंतर्गत आने वाला व्यक्ति जिसे रोजगार मिल जाए वह श्रम कार्य बल का हिस्सा होगा। इसका मतलब बेरोजगारी का फार्मूला होगा लेबर फोर्स माइनस वर्क फोर्स। लेबर फोर्स माइनस वर्क फोर्स को हम कहेंगे लाल लालियों श्रम बल के अंतर्गत आने वाला वो व्यक्ति जिसे काम मिल गया। श्रम बल के आने वाला व्यक्ति मतलब वो व्यक्ति जो श्रम बल के अंतर्गत है, इच्छा है उसके अंदर लेकिन उसे काम नहीं मिल रहा है, वो बेरोजगार कहलाता है। बेरोजगारी किसे कहेंगे? श्रम बल के अंतर्गत आने वाला व्यक्ति जिसे न्यूनतम वेतन पर भी काम नहीं मिल रहा है। जब किसी देश में कार्य करने वाली जनशक्ति अधिक होती है और काम करने के लिए राजी होते हुए भी लोगों को प्रचलित मजदूरी पर कार्य नहीं मिलता, तो ऐसी अवस्था को बेरोजगारी की संज्ञा दी जाती है। मतलब उस देश में बेरोजगारी कहलाएगी जहां लोग काम करने की इच्छा है लेकिन उन्हें काम नहीं मिल रहा है। बेरोजगारी का होना या न होना श्रम की मांग और उसकी आपूर्ति के बीच स्थिर अनुपात पर निर्भर करता है। बेरोजगारी कई प्रकार की होती है, खुली बेरोजगारी, अल्प बेरोजगारी, घर्षण जनित बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी। खुली बेरोजगारी का मतलब वो आदमी कहता है जनाब जो न्यूनतम मजदूरी होगी वो दे देना, हमें न्यूनतम मजदूरी दे देना, मैं काम कर दूंगा आपका। पर आदमी कहे कि नहीं, कोई काम नहीं है मेरे पास, तो समझ जाना कि खुली बेरोजगारी है, भयानक बेरोजगारी है ये। खुली बेरोजगारी में आदमी न्यूनतम पेमेंट पर भी काम नहीं प्राप्त कर पा रहा है। दूसरा है अल्प बेरोजगारी। अल्प बेरोजगारी का मतलब है जहां काम उसे अपनी योग्यता के अनुसार नहीं मिला। वो है तो इंजीनियर लेकिन चपरासी की नौकरी कर रहा है, वो है तो अकाउंटेंट लेकिन काम कुछ और करना पड़ रहा है, उसकी योग्यता और क्षमता के अनुसार उसे काम नहीं मिल पा रहा है। घर्षण जनित बेरोजगारी का मतलब होता है एक नौकरी छोड़कर दूसरी नौकरी के लिए जो तलाश होती है। जनरली आदमी एक नौकरी छोड़कर दूसरी नौकरी इसलिए तलाशता है ताकि वो बेहतर विकल्प ढूंढे। तो घर्षण जनित बेरोजगारी उतनी तनाव वाली नहीं होती। चक्रीय बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था में कभी मंदी आ जाती है, कभी बूम आ जाता है, तो कभी मंदी में लोगों की कटौती होती है, तो उस समय जो बेरोजगारी होती है उसे चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं। शिक्षित बेरोजगारी, टेक्निकल नॉलेज नहीं है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग किया हुआ है लेकिन कंप्यूटर बंद चालू करने के अलावा कुछ नहीं आता है। डॉक्टर की डिग्री आ गई है लेकिन आज तक लोगों का इलाज नहीं किया है। वकीली कर चुका है, लॉयर की डिग्री है लेकिन एडवोकेट नहीं बना है, अधिवक्ता नहीं बना है, अभी तक किसी कोर्ट में उसने केस नहीं लड़ा है। लॉयर का मतलब होता है जो भी डिग्री जिसके पास है वो लॉयर है सभी, लेकिन जो वास्तविक रूप में प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो वास्तविक रूप में कोई केस लड़ रहे हैं, वो एडवोकेट कहलाता है, अधिवक्ता कहलाता है। तो हम कहेंगे कि शिक्षित बेरोजगारी जहां सब कुछ है लेकिन उसे वो टेक्निकल नॉलेज ही नहीं है क्योंकि टेक्निकली उसे वो पढ़ाया ही नहीं गया था। और प्रच्छन्न बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी को कहते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। आदमी काम करने में लगा है लेकिन कोई उत्पादकता नहीं है क्योंकि उस काम को इतने लोगों की जरूरत ही नहीं थी, पर लोग फुर्सत में थे तो काम कर बैठे। जैसे किसान या हम गांवों में कह सकते हैं कि किसी खेत में 2 लोगों की जरूरत है, वहां 5 लोग काम कर रहे हैं तो उत्पादन तब भी फिर भी उतना ही मिलने वाला है। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी जिसमें काम करने वाला व्यक्ति दिखता है कि काम कर रहा है लेकिन रियल में उसकी उत्पादकता 0 है, उसकी प्रोडक्टिविटी 0 है, उसे डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। आइए देख लेते हैं एक नजर। खुली बेरोजगारी को प्रत्यक्ष बेरोजगारी भी कहते हैं। श्रम बल के अंतर्गत आने वाला वह व्यक्ति जिसे न्यूनतम वेतन पर भी काम नहीं मिल रहा हो, मिनिमम वेतन पर, मिनिमम वेजेस पर भी उसे काम नहीं मिल रहा हो। अल्प बेरोजगारी, श्रम बल के अंतर्गत आने वाला वह व्यक्ति जिसे योग्यता और क्षमता के अनुसार काम नहीं मिल रहा हो। घर्षण जनित बेरोजगारी, किसी कर्मचारी द्वारा एक रोजगार छोड़कर दूसरे रोजगार को प्राप्त करने के बीच का अंतराल। घर्षण जनित बेरोजगारी में व्यक्ति और बेहतर नौकरी चाहता है, और बेहतर कुछ चाहता है, आय चाहता है, सुविधाएं चाहता है, इसलिए एक नौकरी को छोड़कर दूसरी नौकरी ज्वाइन करता है, उसे घर्षण जनित बेरोजगारी कहते हैं। चक्रीय बेरोजगारी, बाजार अर्थव्यवस्था के अंतर्गत तेजी और मंदी के समय आने वाली बेरोजगारी, विशेषकर तेजी के समय नहीं, मंदी के समय आने वाली बेरोजगारी। शिक्षित बेरोजगारी, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली के कारण, तकनीकी कुशलता में कमी के कारण आने वाली बेरोजगारी कि उसके पास उसकी डिग्री है, उसके पास उस नए पीढ़ी, नई तकनीक का नॉलेज नहीं है और इसलिए अब उसको हटा दिया गया। वो टाइपिस्ट था, जो टेप राइटर होता है उस पर वो टाइपिंग कर लेता था, लेकिन अब कंप्यूटर आ गया और कंप्यूटर आने के कारण उसको निकाल दिया गया और कंप्यूटर ऑपरेटर को रखा गया, तो वो कहलाएगी शिक्षित बेरोजगारी, क्योंकि अब उसके पास नई टेक्नोलॉजी का नॉलेज नहीं है। तो नई टेक्नोलॉजी का नॉलेज न होने के कारण उसका काम बंद हो गया, तो उसे कहेंगे कि वो शिक्षित बेरोजगारी है।
प्रच्छन्न बेरोजगारी, श्रमिक कार्य में तो रोजगार होता है लेकिन उसकी सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। ये गांवों में खास करके कृषि क्षेत्र में मिलने वाली डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहलाती है। आइए जरा कुछ आंकड़े देखते हैं। CMIE, जरा फुल फॉर्म कमेंट्स करना, क्या है CMIE? द्वारा जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार दिसंबर 2020 तक ग्रामीण बेरोजगारी की दर 8.3% है, जबकि शहरी बेरोजगारी 8.8% है। नए डाटा करंट अफेयर हमें बता रहा है कि शहरी क्षेत्र में बेरोजगारी ज्यादा है गांवों की तुलना में। शहरी क्षेत्र में बेरोजगारी ज्यादा है गांवों की तुलना में, किंतु इसका तात्पर्य यह नहीं कि ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अधिक विकल्प मौजूद हैं। जहां ग्रामीण क्षेत्र में प्रच्छन्न और मौसमी बेरोजगारी की अधिकता होती है। सर ये क्या है? मौसमी बेरोजगारी भी एक विशेष प्रकार की बेरोजगारी है जिसमें व्यक्ति को एक पर्टिकुलर मौसम में काम मिलता है और बाकी मौसम में काम नहीं मिलता। जैसे ग्रामीण क्षेत्र में जब रबी की फसल होती है या फिर खरीफ की फसल का मौसम होता है तब तो काम मिलता है, 12 में से 4 महीने गांव के लोगों को काम नहीं मिलता, तो वह मौसमी बेरोजगारी कहलाती है। शहरी क्षेत्र में शिक्षित तकनीकी प्रकार की बेरोजगारी प्रमुखता है। संगठित क्षेत्र बनाम असंगठित क्षेत्र। असंगठित क्षेत्र में ज्यादा तरह से MSME में लोग आते हैं, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्रेन्योर। जीडीपी में इनकी अहम भूमिका है और सरकार MSME पर इतना ध्यान क्यों देती है? MSME उतनी कमाई नहीं कराते, लेकिन MSME देश के लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार उपलब्ध कराते हैं। किसी भी देश में सबसे ज्यादा रोजगार अगर कोई दे पाता है तो वो MSME होता है उद्योगों में। 2019-20 के दौरान कुल जीडीपी या जीवीए में MSME की हिस्सेदारी 32% थी, कुल निर्यात में 49% हिस्सेदारी थी। और ऐसे लोग जो कि MSME से जुड़े हैं, 11 करोड़ लोगों को रोजगार, अगर हमारे देश में कृषि के बाद सबसे ज्यादा रोजगार कहीं मिलता है तो वो MSME में मिलता है। यह अद्भुत है कि हमारे देश में रोजगार में सबसे अग्रणी कृषि है, फिर उद्योग जगत आता है, उद्योग में भी माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्रेन्योर और उसके बाद फिर बड़े उद्योग आते हैं, और सर्विस सेक्टर, सेवा क्षेत्र जिसका जीडीपी में योगदान बहुत ज्यादा है, लेकिन लाल लालियों रोजगार में इसका कोई योगदान ज्यादा नहीं है। रोजगार ज्यादा से ज्यादा अगर कोई दे सकता है तो वह कृषि क्षेत्र होता है, वह उद्योग क्षेत्र में MSME हो सकता है और उसके बाद बड़े उद्योगों की बात आ सकती है। तो असंगठित क्षेत्र है, लेकिन ये असंगठित क्षेत्र है। बड़े उद्योग संगठित क्षेत्र में आते हैं। तो हम देख सकते हैं कि हमारे देश में 2017-18 में अगर हम बात करें तो असंगठित क्षेत्र में 85.5% लोगों को रोजगार था, 5.2% लोगों को संगठित क्षेत्र में था, केवल 90.7% लोगों को रोजगार था। अगर हम बात करें तो ये पूरा का पूरा रोजगार अगर ओवरऑल देखें फॉर्मल इनफॉर्मल, तो 86.8% लोग हमारे देश के असंगठित क्षेत्र से रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। सर इसका मतलब हमारे यहाँ के 86% लोगों को खेतों में काम मिल रहा है, छोटे छोटे उद्योग, पापड़ बनाना या फिर हम कहेंगे कि अचार बनाने वाले उद्योगों में काम मिल रहा है। संगठित नौकरियां कितने लोगों को मिल रही है? जिसमें गारंटी होगी कि आपको नौकरी से कोई निकालेगा नहीं, जिसमें गारंटी होगी कि आपकी नौकरी परमानेंट रहेगी। ऐसे ऑर्गेनाइज सेक्टर से नौकरी मिलने वाला केवल 13.2% लोग हैं। इनकी डिमांड है शादियों में। हमारे देश में, समाज में इन लोगों की शादियों में पहली वरीयता होती है, मतलब इन लोगों को शादी में, लड़कों को खास करके पहली प्रायोरिटी दी जाती है, भले ही क्योंकि उनको पता है कि इनको नौकरी से कोई निकालेगा नहीं। बट आज के दौर में अब किसी चीज का भरोसा नहीं है, तो ज्यादा क्लियरिटी और आ जाएगी। महिला पुरुष रोजगार की अगर हम बात करें तो 2020 में रोजगार पर सांख्यिकी मंत्रालय की ओर से जारी श्रमबल सर्वेक्षण रिपोर्ट 2018-19 के अनुसार पहली बार नौकरियों में शहरी महिलाओं की हिस्सेदारी पुरुषों से अधिक पाई गई है। करंट अपडेशन है लाल लालियो। 2020 में रोजगार पर सांख्यिकी मंत्रालय की रिपोर्ट आई है जिसका नाम है श्रमबल सर्वेक्षण रिपोर्ट। क्या कहती है ये रिपोर्ट? वो कह रही है कि शहरी क्षेत्र में महिलाओं की हिस्सेदारी पुरुषों से ज्यादा पाई गई है। शहरों में कुल 52.1% महिलाएं और केवल 45.7% पुरुष कामकाजी पाए गए हैं। स्वरोजगार और अस्थायी मजदूरों में महिलाओं की हिस्सेदारी लेकिन घटी है। जो टेम्पररी रोजगार होते हैं उसमें महिलाओं की हिस्सेदारी कम हुई है, लेकिन जो परमानेंट रोजगार है उसमें महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ी है। और अगर हम बात करें तो महिलाओं की हिस्सेदारी में बहुत बड़ी ग्रोथ है। ये भारत में बेरोजगारी की प्रवृत्ति, ग्रामीण क्षेत्र की अपेक्षा शहरी क्षेत्र में बेरोजगारी ज्यादा है, पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में बेरोजगारी ज्यादा है। अभी शहरों में आंकड़ा बदला है। कुल बेरोजगारी में शैक्षणिक बेरोजगारी सबसे ज्यादा है कि हमारे लोगों के पास डिग्री तो है लेकिन कोई योग्यता न होने के कारण वह नौकरी आसानी से प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, कोई कला न होने के कारण वह नौकरी आसानी से प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। और कृषि क्षेत्र में भी आजकल बेरोजगारी बढ़ रही है। तो ये थी लाल लालियो बातचीत हमारे इसकी बेरोजगारी की। अब हम अगले टॉपिक की ओर हैं जिसका नाम है